अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज़ थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट्स एंड नाइट्रेट्स। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ बेटे। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट टॉपिक है लेकिन कॉन्सेप्चुअल है। अगर आप इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। एंड दिस क्वेश्चन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन, तो इसको आपने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर तैयार करना है। इसमें काफ़ी ज़्यादा टर्म्स यूज़ की गई हैं, आपको बेसिकली उन टर्म्स को क्लियर करना है। मैंने इस बुक के स्टार्ट में ही आपको बताया था कि ये बुक एज अ कम्पेयर लास्ट जो सिलेबस था हमारा उससे काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, लेकिन इसमें ज़्यादातर कंसेप्चुअल चीज़ें ऐड की गई हैं जिनको हमें मोस्टली क्लियर करना होता है। ये आज का टॉपिक भी हमारा उसी तरह से है, कॉन्सेप्ट बेस्ड टॉपिक है। सो हमारे पास आज का टॉपिक है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट्स एंड नाइट्रेट्स ऑफ ग्रुप 2। ग्रुप 2 इसके बारे में हम स्टडी कर चुके हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। रेडियम है लेकिन वो रेडियो एक्टिव है तो उसको हम नहीं करते। अच्छा जी, ग्रुप है ग्रुप 2 के एलिमेंट जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आते हैं, ग्रुप में डाउन मूव करते हैं तो क्या होगा, एटम का साइज जो है वो इंक्रीज होता है। अब हमने इन एलिमेंट्स की थर्मल डिकम्पोजिशन, इनके एलिमेंट्स के कार्बोनेट्स एंड नाइट्रेट्स की थर्मल डिकम्पोजिशन के बारे में पढ़ना है। अंडरस्टैंड करें थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है बेटे। ये जो थर्मल वर्ड है, थर्मल हम किसको बोलते हैं, हीट को। यहाँ से हमें एक वर्ड मिल गया हीट। डिकम्पोजिशन करना, ब्रेक कर देना, तोड़ देना किसी चीज़ को, ब्रेक डाउन करना। तो थर्मल डिकम्पोजिशन यानी कि हीट हम देंगे कंपाउंड्स को। कौन से कंपाउंड्स को, जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स के या तो कार्बोनेट्स होंगे या नाइट्रेट्स। ग्रुप 2 के कार्बोनेट्स या नाइट्रेट्स को जब हम हीट अप करेंगे, गर्म करेंगे, तो वो क्या होगा, अपने कंपोनेंट्स में टूट जाएंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे। इस चीज़ को हम बोलते हैं बेटे थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट्स एंड नाइट्रेट्स। कार्बोनेट्स की तरफ आते हैं। अगर जो से हैं आपके पास ग्रुप 2 के एलिमेंट्स, उनके साथ ये वाला ग्रुप लगा हो CO3। अब ये जो -2 है ये तो इसके ऊपर आयन चार्ज है ना, इसको आप छोड़ दें। अच्छा, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स के साथ कार्बोनेट CO3 ग्रुप लगा हो तो वो हमारे पास मेटल कार्बोनेट्स कहलाते हैं। इसी तरह अगर उनके साथ NO3 ग्रुप लगा हो तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, नाइट्रेट्स। अब अगर मैं इसकी आपको जनरल एग्जाम्पल दूँ, जैसे बेरिलियम है, बेरिलियम के ऊपर बेटे क्या चार्ज होता है, 2 पॉजिटिव। अब इसका बॉन्ड बनना है कार्बोनेट्स के साथ जिसके ऊपर क्या चार्ज है, -2 कार्बोनेट। अब ये +2 -2 एक दूसरे के इक्वल है और चार्ज का डिफरेंस है तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल। और हमारे पास सिंपल जो हमारे पास बनेगा वो क्या होगा, BeCO3, बेरिलियम कार्बोनेट। अभी मैं जस्ट कार्बोनेट को डिस्कस करूंगी, उसके बाद हम नाइट्रेट्स की तरफ आएंगे। यानी कि अगर मैं इसका जनरल बनाऊं तो हमारे पास इसकी जो जनरल कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी दैट इज MCO3। M क्या मतलब, आपके पास कोई भी मेटल हो सकता है, दैट कैन बी बेरिलियम, दैट कैन बी मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम या फिर बेरियम, और साथ में CO3। क्योंकि मेटल्स के ऊपर भी ग्रुप 2 के एलिमेंट है ना, सबके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज था और कार्बोनेट्स के ऊपर भी 2 नेगेटिव था, तो उन्होंने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया और हमारे पास सिंपल ये आ गया। अब नेक्स्ट हम इसका करते हैं कि इसकी ब्रेकडाउन कैसे होती है। देखो इसकी मैं आपको सिंपल इक्वेशन लिख के दिखाती हूँ। जैसे ये देखिए, ये हमारे पास कार्बोनेट है, जब हम इसको हीट अप करेंगे तो इसकी थर्मल डिकम्पोजिशन हो जाएगी। थर्मल डिकम्पोजिशन के नतीजे में M का मतलब है कि कोई भी मेटल, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, कुछ भी हो सकता है। ये बनाएगा मेटल ऑक्साइड सिंपल, और साथ में हमारे पास क्या बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, जैसे अब मैं इसकी जगह बेरिलियम अगर करूँ, बेरिलियम कार्बोनेट, इसको मैंने हीटअप किया तो हमारे पास बन जाएगा बेरिलियम ऑक्साइड और साथ में क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। सिंपल सी इक्वेशन है, बैलेंस भी ऑलरेडी, इसको बैलेंस करके देखिए, बेरिलियम 1, इधर भी 1 का, ऑक्सीजन का देखिए 3 है टोटल, तो 1 ये 2 ये भी कंप्लीट 3 है, कार्बन 1 है 1। तो इसी तरह से अगर हम बेरियम या मैग्नीशियम का करें तो मैग्नीशियम CO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट हीटअप करेंगे तो सिंपल मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा और साथ में क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह से अगर मैं ले रही हूँ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसको भी अगर हम हीटअप करेंगे तो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ये इसकी डिकम्पोजिशन के बारे में कुछ बातें थी, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अगली चीज़, जब भी आप किसी भी कंपाउंड को थर्मली डिकम्पोज कर रहे हो, थर्मली डिकम्पोज कब होगा, जब हम उसको हीट प्रोवाइड करेंगे। हीट जिसका सिंबल ये वाला होता है, ठीक है जी। जब भी हम किसी चीज़ को हीट करते हैं तो थर्मल डिकम्पोजिशन करनी है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगी, हीट। हीट क्या है, एनर्जी की फॉर्म। तो जितनी भी हमने थर्मल डिकम्पोजिशन है उसके लिए हमें क्या चाहिए होती है, एनर्जी।
अब अगर हम किसी भी सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं तो ऐसे रिएक्शन क्या कहलाते हैं? एंडोथर्मिक। ऐसे रिएक्शन जो एनर्जी प्रोवाइड करने के बाद होते हैं, हीट प्रोवाइड करने के बाद होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो ये अच्छा, उसके बाद अगला पॉइंट जो हमने इसमें डिस्कस करने कि जो इसकी थर्मल, हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के कार्बोनेट हो गए ना, बेरिलियम कार्बोनेट हो गया, मैग्नीशियम कार्बोनेट हो गया, इसी तरह से कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट हो गया, बेरियम कार्बोनेट। अब नेक्स्ट हमने इसी टॉपिक में डिस्कस करना है कि इनमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन से। स्टेबिलिटी क्या होता है कि आपने हीट दी, कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो फ़ौरन डिकम्पोज हो जाते हैं, फ़ौरन से वो अपने ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाएंगे। कुछ ऐसे हैं जो 200 पे जाके होंगे, कुछ ऐसे हैं जो 300 पे जाके होंगे, और कुछ ऐसे हैं कि आपने टेम्परेचर 15,000 कर दिया, 20,000 कर दिया। ये असल टेम्परेचर नहीं है, जस्ट इमेजिनरी है आपको समझाने के लिए। आप टेम्परेचर ज़्यादा करते जा रहे हो लेकिन वो डिकम्पोज नहीं हो रहा है। इनफैक्ट आप ले गए हो टेम्परेचर को 30,000 के करीब ले गए हो और तब जाके वो डिकम्पोज हो गया, जबकि जो शुरू वाले थे वो जल्दी डिकम्पोज हो गया। अब ये क्या चीज़ है बेटे? डिकम्पोजिशन स्टेबिलिटी से रिलेटेड, जो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसको तोड़ने के लिए, उसको डिकम्पोज करने के लिए हमें उतनी ज़्यादा हीट चाहिए होगी। ठीक है, फिर सुने, स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी, जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, उसको तोड़ना मुश्किल होगा और उसके लिए हमें हीट ज़्यादा देनी पड़ेगी। अब अगर हम इनकी बात करें, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स की बात करें, तो जो ऊपर वाले स्टार्ट वाले एलिमेंट हैं इनकी स्टेबिलिटी कम है, जबकि जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे की तरफ आते जा रहे हैं तो डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी क्या हो रही है? इंक्रीज। ठीक है, डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, यानी कि ऊपर वाले जो कंपाउंड्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उनको हम थोड़ा सा टेम्परेचर देंगे वो डिकम्पोज हो जाएंगे, इसको थोड़ा सा ज़्यादा देंगे, इसको थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा हमें किसको देना पड़ेगा टेम्परेचर? बेरियम कार्बोनेट को। ठीक है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। क्लियर हो गया? ऊपर वाले कम स्टेबल है और नीचे वाले जो से हैं एलिमेंट्स या कंपाउंड वो सबसे ज़्यादा, या कार्बोनेट सबसे ज़्यादा स्टेबल है। ये चीज़ होगी कि स्टेबिलिटी इंक्रीज डाउन द ग्रुप। अब इसकी कोई रीज़न भी तो होगी। ठीक है, हमने मान लिया कि ऊपर वाले कम स्टेबल हैं, नीचे वाले जो कंपाउंड्स हैं, कार्बोनेट्स हैं, वो ज़्यादा स्टेबल हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि वजह क्या है बेटा? क्यों स्टार्ट वाले एलिमेंट्स कम स्टेबल हैं और बाद वाले एलिमेंट्स जो कंपाउंड्स हैं वो ज़्यादा स्टेबल हैं? इसकी बेटे हमारे पास दो रीज़न आ जाती हैं। वन इज साइज एंड द अदर वन इज चार्ज डेंसिटी। जैसे ग्रुप 2 के एलिमेंट, पहले चार्ज को डिस्कस कर लेती हूँ। ग्रुप 2 के एलिमेंट के ऊपर कौन सा चार्ज है? +2। तो ऐसे तो इन सब एलिमेंट्स के ऊपर +2 चार्ज है, तो ये वाला जो पॉइंट है चार्ज डेंसिटी वो इसमें ज़्यादा रीजनेबल नहीं है क्योंकि सबके ऊपर +2 चार्ज है। यहाँ पे जो चीज़ अफेक्ट कर रही है वो क्या है? स्टेबिलिटी में साइज। ठीक है, साइज, ऊपर वालों का साइज क्या होता है? छोटा। जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे की तरफ मूव करते जा रहे हैं साइज ज़्यादा होता जा रहा है। अब साइज ज़्यादा होने से स्टेबिलिटी कैसे इंक्रीज हो रही है? उसके लिए हमारे पास एक तीसरी चीज़ आ जाती है, पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर का मतलब क्या होता है कि अगर हम साथ वाले जो है कंपाउंड उसको डिस्टर्ब करने की पावर। जैसे मैं इन दो को कंपेयर कर रही हूँ, बेरिलियम कार्बोनेट, इसी तरह से सबसे बड़े वाला कौन सा है? बेरियम कार्बोनेट। इसका साइज छोटा, इसके ऊपर +2 चार्ज, इसका साइज बड़ा, इसके ऊपर क्या है? +2 चार्ज। अब क्या हो रहा है? कार्बोनेट्स के ऊपर भी बेटे सॉरी, आयन, अगर हम इसको आयंस के लिहाज से देखें तो इसके चार्ज क्या होता है? -2। लेकिन क्योंकि इसका साइज छोटा है, साइज छोटा होने की वजह से इसमें न्यूक्लियस की जो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके ऊपर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन क्या होगी? ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से वो इसके इलेक्ट्रॉन्स को डिस्टर्ब करेंगे और वो इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, खींचेंगे, जिसकी वजह से ये जो बॉन्ड है ये बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्ट हो जाएगा। पोलराइजिंग पावर इसकी जोन सी है वो ज़्यादा है। जितनी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी, पोलराइजिंग पावर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन का मतलब ये है कि साथ वाली जो एटम्स हैं या साथ वाला जो कंपाउंड है या साथ वाली जो आयंस है जिसके साथ इसने बॉन्डिंग की है उसके
क्लाउड जो चार्ज की क्लाउड डेंसिटी उसको डिस्टर्ब करना, जिसकी वजह से बॉन्ड वीक होता है। अब जितना एलिमेंट छोटा होता है उसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होती है। पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होती है तो वो साथ वाले कंपाउंड में डिस्टॉर्शन ज़्यादा करता है, उसके इलेक्ट्रॉन्स को डिस्टर्ब कर देता है, उसके चार्ज को डिस्टर्ब कर देता है। इस डिस्टॉर्शन की वजह से इनका जो बॉन्ड है वो वीक हो जाता है और उसको तोड़ना आसान होता है। यही वजह है कि थोड़ा सा भी हमने इसको हीट दी, डिस्टॉर्शन क्रिएट हो गई, जिसकी वजह से बॉन्ड टूट गया और वो अपने कंपोनेंट्स में तब्दील हो गया, थर्मल डिकम्पोजिशन ईजी हो गई। ऑन द अदर साइड अगर हम इसकी बैरियम की बात करें, चार्ज तो इसके ऊपर भी सेम है और इसके ऊपर भी सेम है, तो चार्ज वाला हम पॉइंट कैंसिल करते हैं। हम आ जाते हैं साइज पे। अब क्योंकि इसका साइज क्या हो गया है ज़्यादा, न्यूक्लियस आउटर शेल से दूर हो गया, अब इसके न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज की इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन कम होगी। अट्रैक्शन कम यानी कि डिस्टॉर्शन भी लेस होगी, पोलराइजिंग पावर लो हो जाएगी। पोलराइजिंग पावर लो हो गई तो जो डिस्टॉर्शन है वो भी क्या हो गई, लो। जब डिस्टॉर्शन लो हो गई तो वो बांड वीक नहीं होगा, वो बांड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग, और उस स्ट्रॉन्ग बांड को तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा पावर चाहिए होती है। तो यही वजह है कि जो ग्रुप के स्टार्ट के कार्बोनेट्स हैं उनकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होती है, डिस्टॉर्शन ज़्यादा हुई, बॉन्ड जोन से है वो वीक हो गया और कंपाउंड अपने कंपोनेंट्स में टूट गया। जबकि जो लोअर वाले थे उनकी साइज ज़्यादा होने की वजह से पोलराइजिंग पावर कम है, पोलराइजिंग पावर कम है, डिस्टॉर्शन कम है, डिस्टॉर्शन कम होने की वजह से बॉन्ड वीक नहीं है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है और उसको तोड़ना मुश्किल होता है और वो एक स्टेबल कंपाउंड है। ठीक है बेटे, अब हम ज़रा बुक की तरफ आ जाते हैं, हम अपने कार्बोनेट्स को स्टडी करते हैं, देन हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करेंगे, दैट इज नाइट्रेट्स। So, thermal decomposition. Thermal decomposition, what is the thermal decomposition? Is a reaction where a single compound break down into two or more simpler substances when heated. It is a definition of thermal decomposition कि जब आप किसी को भी हीट कर रहे हो तो वो या तो दो या दो से ज़्यादा सिंपल सब्सटेंसेस में चेंज हो जाते हैं, और इसके लिए हमें क्या चाहिए होती है, एनर्जी। जब इसके लिए एनर्जी चाहिए होती है उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक, टू ब्रेक द केमिकल बॉन्ड्स विद इन द कंपाउंड। इंपॉर्टेंट बेटे मैं बाद में आपको करवाऊंगी, यहाँ पे आ जाए। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ग्रुप 2 के कार्बोनेट्स के बारे में। ग्रुप 2 कार्बोनेट डीकम्पोज अपॉन हीटिंग फॉर्म मेटल ऑक्साइड, जो मैंने आपको पहले बता दिया। ये तो जनरल को जाहिर करें ना, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम सारे इसके साथ आ सकते हैं, और साथ में क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स इंक्रीज डाउन द ग्रुप। दिस मीन्स दैट बेरिलियम कार्बोनेट डिकम्पोज एट लोअर टेम्परेचर, सबसे ऊपर वाला है ना, मैं इसको यहाँ पे लिख लेती हूँ, बल्कि आप भी लिख लीजिए। सबसे पहला कौन सा होता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम। ओके, अच्छा जी, दिस मीन्स सबसे पहले कौन डिकम्पोज होगा, बेरिलियम कार्बोनेट, सबसे कम टेम्परेचर पर। उसके बाद मैग्नीशियम है, उसका थोड़ा टेम्परेचर हाई हो जाएगा। अब लेकिन इसके बाद हमारे पास कौन सा आ रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट, और इसकी जो डिकम्पोजिशन पावर है वो थोड़ी सी हाई होगी, किसकी निस्बत, मैग्नीशियम कार्बोनेट की निस्बत। आगे ये हमारे पास इक्वेशंस दी हुई हैं, जब वो डिकम्पोज होंगे तो कौन कौन से देंगे कंपोनेंट्स हमें। मैग्नीशियम कार्बोनेट है, डिकम्पोज होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह से कैल्शियम कार्बोनेट है, डिकम्पोज होगा कैल्शियम ऑक्साइड, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। अब सबसे एंड पे कौन आ रहा है, बेरियम। सो बेरियम कार्बोनेट को डिकम्पोज होने के लिए क्या चाहिए, हाईएस्ट टेम्परेचर। अब इसकी वजह क्या है, रीजन। ओके, ये आपको सेम एज शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। जो आपको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आता है ना, उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन तो लाजमी आते हैं, तो वो तो आप लोगों ने लाजमी करना है, ये आप मेंशन कर दीजिएगा, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आते हैं। सो अब वजह क्या है फ्रेंड, ऐसा क्यों है, ऊपर वाले कम स्टेबल क्यों है, नीचे वाले ज़्यादा स्टेबल क्यों है, ड्यू टू दिस साइज एंड उसका जो आयन का चार्ज है, चार्ज डेंसिटी टू पॉजिटिव। जितना स्मॉलर साइज होगा और जितनी हाई उसकी डेंसिटी या चार्ज होगा, उसकी पोलराइजिंग पावर क्या हो जाती है, ज़्यादा। पोलराइजिंग पावर ज़्यादा तो डिस्टॉर्शन भी क्या होगी, ज़्यादा। दे डिस्टॉर्ट द लार्ज कार्बोनेट आयन टू अ लार्ज एक्सटेंट। पोलराइजिंग पावर ज़्यादा, डिस्टॉर्शन ज़्यादा, और जिसके नतीजे में बॉन्ड में क्या हो जाती है, वीकनिंग। अच्छा, इसका बड़ा मज़े का है, अगर आप इसको लिख लो, ये देखें। सबसे पहले हमने क्या डिस्कस करना है, पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर अगर किसी की ज़्यादा है, इंक्रीज है,
तो क्या होगा, उसकी जो डिस्टॉर्शन है वो भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। डिस्टॉर्शन भी इंक्रीज हो जाएगी। जितनी डिस्टॉर्शन ज़्यादा होगी, जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा, वीक। बॉन्ड वीक का मतलब इजीली ब्रेक डाउन। इजीली ब्रेक यानी कि उसको लो हीट चाहिए, यानी कि इसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या है, लो। ये बहुत एक सिंपल सा है। अगर आप लोग ये लिख लोगे पेपर में तो एग्जामिनर को फौरन गैस हो जाएगा कि भाई बच्चे को आता है, इसको मार्क्स दें। ठीक है जी, ये एक दफ़ा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, चलें जी, यही चीज़ हमारे पास यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अब जैसे जैसे मेटल का साइज इंक्रीज होता गया, पोलराइजिंग पावर डिक्रीज। ओके, पोलराइजिंग पावर डिक्रीज तो उसका सारा उल्ट हो जाएगा ना, पोलराइजिंग पावर डिक्रीज तो डिस्टॉर्शन भी डिक्रीज हो गई। डिस्टॉर्शन डिक्रीज हो गई तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया। स्ट्रॉन्ग हो गया तो उसको डिफिकल्ट है तोड़ना, जिसके नतीजे में स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा जी, एज द मेटल आयन गेट्स लार्जर डाउन द ग्रुप, पोलराइजिंग पावर डिक्रीज हो जाएगी, लीडिंग टू मोर स्टेबल कार्बोनेट्स दैट रिक्वायर्ड मोर हीट फॉर डिकम्पोजिशन। सो वो थर्मली स्टेबल है तो उनको डिकम्पोजिशन के लिए ज़्यादा हीट चाहिए होगी। अच्छा जी, अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाते हैं जी ग्रुप 2 के नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स क्या है, जैसे ये कैल्शियम नाइट्रेट। अब मैंने आपको बताया था, अब इसका ऐसे फार्मूला कैसे बना, कैल्शियम नाइट्रेट को हम डिस्कस कर लेते हैं। कैल्शियम को अगर आप बेटे देखो तो कैल्शियम तो ग्रुप 2 का है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, 2 पॉजिटिव। और अगर हम नाइट्रेट को देखें तो नाइट्रेट के ऊपर आता है -1। अब जब इन दोनों की बॉन्डिंग होगी तो हमारे पास कुछ इस तरीके से आएगा, CaNO, सॉरी होल्ड ट्वाइस लिखना भूल गए थे, NO3, ओके, NO3। अब ये वाला क्या होगा, 1 इधर आ जाएगा और ये 2 किधर आ जाएगा, इस तरह। तो ये हमारे पास, ये पढ़ा हुआ है ना हमने कंपाउंड का फार्मूला कैसे लिखना है, ये वही चीज़ है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कैल्शियम नाइट्रेट, CaNO3 होल ट्वाइस, ये ट्वाइस, ये 2 वाला इधर आ गया। सो अब हम इसको डिस्कस करते हैं। जी, अगली आप लोगों ने बेटे हेडिंग दे देनी ग्रुप 2 नाइट्रेट्स की। अब इनको भी हीटिंग करेंगे तो ये भी डिकम्पोज हो जाएंगे, लेकिन ये डिकम्पोज होने के बाद क्या बनाएंगे, एक तो सेम वो ऑक्साइड। अब जारी बात है, इसकी भी 2 नेगेटिव होती, 2 पॉजिटिव, तो ये दूसरे को कैंसिल कर देते हो, तो ना यहाँ पे 2 आएगा ना वहाँ पे 2 आएगा। साथ में क्या बनाएंगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। अब एक जो चीज़ यहाँ पे बच्चों को गलत हो सकती है, कन्फ्यूज़ हो सकते हैं, वो इसकी जो इक्वेशन को बैलेंस करना है उस पर हो सकते हैं। ठीक है, मैं पहले आपको सिंपल इक्वेशन लिख के दिखाती हूँ, फिर मैं बताती हूँ कि इसको आपने बैलेंस करने के एक ट्रिक बताती हूँ जिसको आपने अपने जहन में रखना है। अच्छा जी, हमारे पास क्या है, कैल्शियम नाइट्रेट, जिसका फार्मूला क्या है, CaNO3 होल ट्वाइस। अब हमें पता है कि इसने क्या करना है, एक तो इसने ऑक्साइड बनाना है, कैल्शियम ऑक्साइड लिख लिया। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि इसके बाद इसमें ये डिकम्पोज होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, एंड साथ में हमारे पास ऑक्सीजन गैस। तो इसकी डिकम्पोजिशन पे हमें 3 चीज़ें ये मिलती हैं। अब अगला क्वेश्चन, इसको बैलेंस करना कैसे होता है। देखो, ऑक्सीजन जोन सी होती है, इसकी वैलेंसी क्या होती है, 2 -2 होती है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करने के लिए हम इसके साथ 2 लगा देंगे। ओके, जब बेटे आपने यहाँ पे 2 लगा दिया तो कैल्शियम के यहाँ पे कितने हो गए, 2। तो कैल्शियम को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 लगा देंगे। ओके, अब आप खुद काउंट कर लो। अब बाकी देखो, कैल्शियम भी बैलेंस है आपका। ऑक्सीजन करके देख लो, 3 2 6। ओके, 6 ये हैं एंड 2 ये हो गए। अच्छा जी, 3 2 6 और 6 और मल्टीप्लाई 2, ऑक्सीजन के कितने आपके पास हो गए, 12। ऑक्सीजन को छोड़ो, आगे नाइट्रोजन को बैलेंस करें। पहले नाइट्रोजन जो है इसके साथ क्या लगा हुआ है, 2 ये हैं और 2 ये हैं। 2 और 2 कितना हो गया, 4। सो इसको बैलेंस करने के लिए हम नाइट्रोजन के साथ क्या लगा देंगे, 4। आप यहाँ तो ये, अब अगर आप देखो ऑक्सीजन को तो ये 12 इधर थे, अब इधर भी 12 हो गए, 2 8, 2 यहाँ पर, 8 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, तो ये ऑटोमेटिकली कितने हो गए, 12। सो आपने बस कैल्शियम के साथ इधर 2 लगा देना है और बाकी हमारे पास नाइट्रोजन के साथ 4 आ जाएगा और ये हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई है। बुक की तरफ आ जाए बेटे। अच्छा जी, ये हमारे पास हो गया कि इसकी डिकम्पोजिशन से हमें ये मिल जाएगा।
कार्बोनेट्स की तरह जो थर्मल स्टेबिलिटी है नाइट्रेट्स की वो भी सेम ही है जो ग्रुप 2 की तरह की। सबसे कम स्टेबल कौन सा होगा, बेरिलियम नाइट्रेट इज लेस स्टेबल, और जब बेरियम नाइट्रेट है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। वजह क्या है, वही पोलराइजिंग पावर की। जितना स्मॉलर आयन होगा टॉप, तो उसकी डिस्टॉर्शन टॉप ऑफ द ग्रुप वो नाइट्रेट आयन को ज़्यादा डिस्टॉर्ट करेगा, जिसके नतीजे में उसका बॉन्ड वीक होगा और डीकम्पोजिशन ईजी हो जाएगी लो टेम्परेचर पे। ठीक है, ये बेटे हमारे पास इनका ये था। अब हम डिस्कस करेंगे कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हमें हमारे इस बुक में, इस चैप्टर में ग्रुप 2 के एलिमेंट्स के कार्बोनेट्स और नाइट्रेट्स के बारे में पढ़ाया जा रहा है, इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा ये बेटे ये सारे आपने अच्छे तरीके से करने हैं, ये आपके MCQs में आपको पूछ सकते हैं। जो बच्चे लाइक होते हैं ना, जिनको है कि हमने अपना 1 मार्क्स भी लॉस नहीं करना, तो वो ये चीज़ें लाजमी करते हैं, तो इनको आपने भी कर लेना है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, नंबर 1, by observing the temperature at which a group 2 carbonates or nitrate decompose, chemist can identify the unknown compound and confirm the presence of specific element. What is the mean? देखो, आप केमिस्ट हो, आप लैब में गए हो, आपका एक प्रैक्टिकल है, आपको वाइट फॉर्म में 3-4 कंपाउंड दे दिए गए। अब आपसे कहा जाता है जी ये आपके पास 3-4 कंपाउंड पड़े हैं, सारे एक जैसे वाइट कलर के पाउडर फॉर्म में। अब कहा जाता है जी बताएं इसमें मैग्नीशियम कार्बोनेट कौन सा है और इसमें बेरियम कार्बोनेट कौन सा है। अब देख के तो देखने में तो सारे एक जैसे लग रहे हैं, आप कैसे पता चलेगा। तो इसका तरीका क्या होता है कि हम इसको डीकम्पोज करना शुरू करते हैं, हम उसको हीट अप करना शुरू करते हैं। ठीक है, और साथ में हमने टेम्परेचर को मेजर करने वाला थर्मामीटर यूज़ करते हैं। अब क्या हुआ, आपका टेम्परेचर पहुंचा 900 और आपका एक जो सा था वो डीकम्पोज हो गया, यानी कि उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकली या उसमें से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकली। आपने वो टेम्परेचर नोट किया, अगर वो 900 टेम्परेचर था तो वो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। अगर आपका 250 पे कोई डीकम्पोज हो गया, उसमें से गैस इवॉल्व हो रही है, तो वो क्या होगा, बेरिलियम कार्बोनेट। इसी तरह से अगर आपका कोई बहुत ज़्यादा आपने उसको हीट दिया है, वो नहीं डीकम्पोज आ रहा है, यहाँ तक कि आपका टेम्परेचर 1360 पे पहुँच गया है, तब जाके वो डीकम्पोज हुआ, तो वो क्या है, बेरियम कार्बोनेट। यानी कि हम उसके टेम्परेचर को नोट करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे पास कौन सा कंपाउंडर वो किन एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। सेकेंड इंपॉर्टेंस, द डीकम्पोजिशन पैटर्न हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन द आयोनिक साइज, चार्ज डेंसिटी एंड थर्मल स्टेबिलिटी। जो बेटे हमने अभी किया बड़ा ना, कि जितना ज़्यादा चार्ज डेंसिटी होगी, जितनी ज़्यादा चार्ज डेंसिटी होगी, पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी। पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होने को जैसे उसकी बॉन्ड वीक हो जाएंगे, बॉन्ड वीक होने की वजह से थर्मल स्टेबिलिटी भी कम हो गई, इजीली टूट जाएगा। सो ये हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ओके, तो ये इसकी 2 इंपॉर्टेंस थी, ये आपने पॉइंट्स इनको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। अच्छा क्विक चेक्स इसमें काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन वो मैं आपको अभी नहीं करवाऊंगी, पहले हम इसको सारा स्टडी करेंगे, देन हमारे पास एक लेक्चर होगा सबके क्विक चेक का, तो उसमें हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। होप सो आप आज का लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। किसी का कोई क्वेश्चन, कोई मुश्किल, तो काइंडली लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू जी, होप फॉर बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।